जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने अब तक पेपर 19 कर दिए, अब ये पेपर नंबर 20 चालू करेंगे हम। तो इसमें वही है, सबसे पहले हम जीके का पार्ट करेंगे, उसके बाद जीएस का पोर्शन करेंगे और लास्ट में हम मैथ्स और रीजनिंग करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संसद के दो सत्रों के बीच कितना अंतराल होता है। देखो, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी दो सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा अंतराल नहीं हो सकता। 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। तो इसका मतलब, इसका राइट आंसर है कि 6 महीने। इसका राइट आंसर क्या है? 6 महीने का अंतराल मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है, गरबा कहां का नृत्य है। देखो, नृत्यों में बहुत सारे हैं, मैंने आपको बताए, और जो जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं उनमें बताता जाऊंगा। राजस्थान का नृत्य है, देखो, घूमर। यूपी का मैंने बताया था बेटा, उत्तर भारत में होता है कथक नृत्य होता है, तो यहाँ पे कथक भी होता है। बाकी रामलीला रासलीला भी फेमस है। तो कथक नृत्य नॉर्थ इंडिया में होता है पूरे में। असम का है वो आपका कौन सा है? बिहू। और गुजरात का कौन सा है आपका? ये जो ऑप्शन में दिया गया है, गरबा। तो गरबा कहाँ का नृत्य है आपका? जो गरबा नृत्य है वो गुजरात का नृत्य है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। फतेहपुर सीकरी राज्य किसने बसाया? देखो, फतेहपुर सीकरी ये आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। ये आगरा से 40 किलोमीटर दूर बसाया था, और अकबर ने बसाया था राजधानी बनाने के लिए। राजधानी बनाने के लिए, और बाद में जो गुजरात पर आक्रमण किए थे, गुजरात पर आक्रमण इसने यहीं से किए थे। गुजरात पर आक्रमण अकबर ने। तो ध्यान रखना, फतेहपुर सीकरी अकबर ने बसाया था अपनी राजधानी बनाने के लिए। 1573 में हुए थे बेटा गुजरात पर आक्रमण, वो फतेहपुर सीकरी से ही किए थे। वंशावली इनकी ध्यान रखना। बाबर, देखो बाबर है सबसे पहला। बाबर के बाद आता है बेटा आपका हुमायूं। हुमायूं के बाद आता है अकबर, और अकबर के बाद आता है, सॉरी, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर। श्रीलंका की राजधानी क्या है? देखो, थिम्पू। थिम्पू की बात करें, भूटान है। थिम्पू की राजधानी क्या है? भूटान। देखो, थिम्पू राजधानी है भूटान की। काठमांडू है आपकी नेपाल की। बर्मा है आपकी कहां की? बर्मा की, सॉरी, ये बर्मा एक देश है, कोई भी राजधानी नहीं है। बर्मा देश है अपने आप में। जयवर्धने। देखो, पहले श्रीलंका की राजधानी कोलंबो हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? कोलंबो। अब फिलहाल टीप जयवर्धन जो श्रीलंका की राजधानी है। कोलंबो पहले हुआ करती थी, अब कोलंबो नहीं है, श्रीलंका की राजधानी को बदल दिया गया है। तो इसके बाद चलिए आगे। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। देखो, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। बिल्कुल भी नहीं है उपरोक्त सभी। तो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों में मतलब 1/2+1 सदस्य होना चाहिए आपके पास। जैसे अपने यहाँ पे 543 सदस्य हैं राज्यसभा, लोकसभा के। तो लोकसभा के कितने? और 272 आपको सरकार बनाने के लिए चाहिए। तो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो लोकसभा में बहुमत के द्वारा होता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री का चुनाव। इसके बाद आइए अगला। 1994 में दक्षिण अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति कौन बना? देखो, इसका आंसर है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। जैसे हमारे यहां भारत में गांधी को माना जाता है, उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को माना जाता है। नेल्सन जो मंडेला थे वो गांधी जी से काफी ज्यादा प्रभावित थे। ये ध्यान रखना, लगभग राष्ट्रपति बनने से पहले लगभग 30 साल राजनीतिक कैदी रहे। 30 साल राजनीतिक कैदी रहे। कौन? नेल्सन मंडेला। तो इसका जो सही आंसर है नेल्सन मंडेला, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलिए, आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री। देखो, सरदार पटेल की बात करें तो ये पहले आपके उप प्रधानमंत्री भी हैं पहले, और ये जो सरदार पटेल है आपके पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी हैं। गृह मंत्री।
गृह मंत्रालय भी इनके पास था। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली की बात करें, ये पहले उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद है, जो भारत के, जो आजाद भारत है उसके पहले शिक्षा मंत्री बनने का गौरव इनको प्राप्त है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। कौन से मुगल बादशाह ने अपने, अच्छा, कौन से मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद कर लिया था? देखो, हुमायूं, हुमायूं के बाद आया बेटा इसका बेटा अकबर, अकबर का बेटा आया जहांगीर, जहांगीर का बेटा आया शाहजहां, और शाहजहां का बेटा, 4 बच्चे थे वैसे, औरंगजेब। इसने अपने भाइयों को भी खत्म कर दिया था और अपने पिता शाहजहां को जेल में बंद कर दिया था। तो शाहजहां को जेल में बंद किया था, किसने बंद किया था? औरंगजेब ने किया था। किसने बंद किया था? औरंगजेब ने बंद किया था। तो यह आपका 8वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला देखो, शाहजहां के टाइम पे जो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग है, ध्यान रखना, यहां पे क्वेश्चन बनते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है बेटा। देखो, स्थापत्य कला का क्यों? क्योंकि इसने अच्छी अच्छी इमारतें, उनमें आगरा का ताजमहल प्रमुख है। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। जहांगीर के टाइम पे चित्रकारी अपने चरम पर थी, तो इसका जो काल है वो चित्रकारी के लिए बहुत अच्छा काल माना जाता है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है जो कि इनसे संबंधित हैं। हुमायूं बेचारा जिंदगी भर इधर से उधर भटकता रहा था। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देखो, वैसे यदि बात करें, भारत सरकार द्वारा कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, ध्यान रखना, कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है भारत सरकार के द्वारा। लेकिन हॉकी में 8 बार ओलंपिक में स्वर्ण, ओलंपिक में क्या जीता है? स्वर्ण। इसलिए यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कहीं, तो उस कंडीशन में हम हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल मानते हैं, क्योंकि हॉकी में 8 स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं। बाकी यदि वैसे बात करें तो भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, कोई भी ऐसा। इसके बाद चलिए आगे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? देखो, भारत का प्रथम राष्ट्रपति आपका मैंने अभी बताया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति हैं। ये आपके कौन है बेटा? प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम उपराष्ट्रपति, और सरदार पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री। प्रथम कौन है? ये उप प्रधानमंत्री। भारत चीन युद्ध कब हुआ? देखो, 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, 1999 में भी भारत पाक युद्ध हुआ, 1972 में कोई युद्ध नहीं हुआ, 71 में हुआ था, भारत पाक युद्ध हुआ था, 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 1962 में होगा। इसके बाद चलिए आगे। वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? देखो, वर्ष का जो सबसे लंबा दिन है वो आपका 21 जून को होता है। वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। और नॉर्मली जो सबसे छोटा दिन है, सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 दिसंबर को होता है। और सबसे लंबा कब होता है? 21 जून को होता है। लेकिन कई बार ध्यान रखना, 21 दिसंबर है, कई बार 22 दिसंबर को भी हो जाता है। और लंबा होने का और छोटा होने का मतलब क्या है कि इस कंडीशन में है वो पृथ्वी सूर्य से दूर होती है, सूर्य से दूर। और इस कंडीशन में होता है जो पृथ्वी और सूर्य के नजदीक होती है, जब दिन क्या होता है? लंबा होता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? ध्यान रखना, राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, स्थायी निकाय है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसको भंग नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, जो राज्यसभा है एक स्थायी निकाय है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? देखो, फ्रांस की राजधानी की बात करें बेटा, मास्को कहां की राजधानी है? ये रूस की राजधानी है। पेरिस आपकी फ्रांस की राजधानी है।
लंदन आपकी ब्रिटेन की राजधानी है, ध्यान रखना, और रोम आपकी कहां की है बेटा, इटली में। तो ये आप ध्यान रखना। तो फ्रांस की राजधानी आपकी क्या हो गई, पेरिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा, पेरिस। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। झारखंड में स्टील का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? देखो झारखंड में जो स्टील का हमें सबसे बड़ा कारखाना बताना है तो वो कौन सा है, ध्यान रखना। सबसे जो बड़ा है वो है आपका बोकारो, जो कि सोवियत संघ के सहयोग से गठित किया, सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था, ध्यान रखना। तो कौन सा है सबसे बड़ा, बोकारो है। स्टील का जो कारखाना है वो बोकारो है सबसे बड़ा। तो यहां पे आपके देखिए जीके के जो 15 क्वेश्चन है वो पूरे हो जाते हैं। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? देखो पिछले क्वेश्चन में भी आया था, बैटरी क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है मेनली। तो बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण होता है, रासायनिक ऊर्जा का भंडारण होता है। बैटरी हो, सेल हो, इन सब में क्या होता है, आपकी रासायनिक ऊर्जा का भंडारण किया जाता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। ल्यूकीमिया एक मानव बीमारी है जो कि प्रमुख रूप से प्रभावित करती है। देखो जो ल्यूकीमिया एक मानव बीमारी है, इसमें सबसे ज्यादा जो मेन प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है बेटा, रक्त की कमी होती है। तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित देख लो अब किसको करेगी, रक्त कोशिकाओं को करेगी। किसको प्रभावित करेगी, रक्त कोशिकाओं को करेगी, क्योंकि इस बीमारी में मानव के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा जो प्रभावित करती है वो रक्त कोशिकाओं को करती है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? देखो NaCl नमक है जो एक लवण है, KOH यह आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यह आपका कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यह आपका अम्ल है। ध्यान रखना इसको अम्लराज भी कहा जाता है, अम्लों का राजा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है अम्लों का राजा, H2SO4 को। ये दोनों ध्यान रखना, ये NaOH और KOH ये दोनों क्षार हैं। क्या है, ये दोनों क्षार हैं, और वो क्या है आपका अम्ल है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अल्फा कण होते हैं, देखो अल्फा कणों पे ध्यान रखना, कई बार आता है अल्फा कणों पे कौन सा आवेश होता है, या अल्फा कण होते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, आपके जो अल्फा कण हैं वो धनात्मक होते हैं। अल्फा कण धनात्मक, बीटा कण ऋणात्मक, और गामा किरणों पे, गामा किरणें उदासीन होते हैं जिन पे कोई आवेश नहीं होता है। कोई भी आवेश नहीं होता है। किस पे नहीं होता है, गामा किरणों पे। तो अल्फा किरणों की बात की जाए तो अल्फा किरणें धनात्मक आवेश होते हैं, और बीटा ऋणात्मक, और जो गामा है वो उदासीन होते हैं, उन पर कोई आवेश नहीं होता है। इसके बाद चलिए आगे, धनात्मक होते हैं, कोई नहीं, ठीक है, तो इसको लिख दो आप, कोई नहीं, उदासीन में आ गए। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं? देखो सबसे पहले कॉस्मिक वे। कॉस्मिक वे क्या है, इसमें अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष यात्री जिस रास्ते से जाते हैं, जो कम से कम रास्ता होता है उसको कॉस्मिक हाईवे कहते हैं। देखो सूर्य के उस ग्रह की कक्षा कहलाती है, वो क्या कहलाती है, उस ग्रह की कक्षा, और कक्षा को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट होते हैं। जैसे बेटा हमारा एक सौरमंडल है, रूट, रूट का मतलब भी रास्ता है। आकाशगंगा क्या है, देखो आकाशगंगा क्या है, जैसे हमारा सौरमंडल है, सूर्य के 9 ग्रह हैं, फिर उनके उपग्रह हैं, एक आकाशगंगा, आकाशगंगा में बहुत सारे ऐसे सौरमंडल होते हैं, बहुत सारे तारे होते हैं, तो आकाशगंगा अलग ही चीज है। मिल्की वे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखो सबसे बड़ा अंग, ये क्वेश्चन भी आया है, सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग भी यकृत है, सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृत है, और ये पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि, ये आपकी सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी होती है। इसके बाद करें बेटा, थायराइड ग्रंथि है, ये जो थायराइड ग्रंथि है सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, इसके बारे में ध्यान रखना, सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है कौन सी,
स्त्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। और इसके बाद बेटा बात करते हैं हम ये जो पेनक्रियास है। देखो पेनक्रियास क्या है? पेनक्रियास आपका अग्नाशय, छोटी आंत के पास होती है, अग्नाशय। इसके बाद चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है। देखो ये पेपर भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? देखो बेटा सबसे हल्का तत्व पूछा है यहाँ पे, तो सबसे हल्का तत्व ध्यान रखना क्या है आपके पास? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हल्की गैस है, ये जो ऑप्शन दिए गए इन सब में, इसीलिए हाइड्रोजन को गुब्बारे में भी भरा जाता है। ध्यान रखना, इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, हाइड्रोजन फ्यूल। और ध्यान रखना हाइड्रोजन, जैसे सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होती है और वहां पर कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन होती है। कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। तो ये कुछ एक क्वेश्चन हैं जो कि आपके हाइड्रोजन गैस से संबंधित हैं, जो मेनली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरी होते हैं? 1000 कैलोरी होते हैं। और ध्यान रखना जो सबसे ज्यादा कैलोरी पाई जाती है वो केले में पाई जाती है, इसलिए केला है, एक केला खाने के बाद ही पेट भरा भरा सा हो जाता है। तो केले में ध्यान रखना कैलोरी अच्छी पाई जाती है, खाना चाहिए हमें वो। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी गैस जहरीली है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। देखो इनमें से ध्यान रखना बेटा, हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या करती है बेटा, जैसे कई बार हम अंगीठी जला के सो जाते हैं कमरे में, ठीक है, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और जो कि हमारी सांसों के द्वारा शरीर के अंदर चली जाती है। और कई बार क्या होता है ऐसी कंडीशन में, जब हम बिल्कुल बंद करके कमरे को सो जाते हैं तो व्यक्ति की मौत तक भी हो जाती है। ध्यान रखना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। इसके बाद आओ, लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर कैसी दिखती है? देखो जब आप लाल रिबन को हरे बल्ब के ऊपर रखेंगे, लाल रिबन को यदि हरे बल्ब के ऊपर रखेंगे तो वो आपको काली दिखाई देगी हमेशा। तो लाल रिबन के ऊपर यदि हम काले उसको रखेंगे तो वो हमेशा ध्यान रखना हमें कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी, जब लाल रिबन को हरे बल्ब के ऊपर रखेंगे। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? देखो मेंढक के हृदय में ध्यान रखना एक है। देखो कितने कक्ष होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बेटा एक की। एक कितनों में होते हैं? जो भी आपके सरीसृप होते हैं, जैसे आपका सांप है, घड़ियाल है, इनमें आपके कितने होते हैं बेटा? एक होते हैं। सांप और घड़ियाल में ध्यान रखना एक होते हैं। मछली और शार्क है आपकी, मछली है, शार्क है, इनमें 2 होते हैं। मेंढक में ध्यान रखना कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। 4 आदमी में होते हैं, इसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है। ध्यान रखना 2 आलिंद और 1 निलय। सब पे ध्यान रखना, कॉकरोच में 13 कक्ष होते हैं। 13 किसमें होते हैं? कॉकरोच में होते हैं। ध्यान रखना, तो ये भी आ जाता है कॉकरोच में कितने होते हैं? कॉकरोच में कितने होते हैं? 13 होते हैं। इसके बाद चलिए आप आगे, निम्न में से विस्फोटक कौन सा है? देखो इसमें से विस्फोटक बताना है हमें। टीएनटी, टीएनबी दोनों कोई नहीं। देखो टीएनटी विस्फोटक होता है बेटा, ट्राई नाइट्रो सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। टीएनटी है वो कैसा होता है? एक विस्फोटक पदार्थ होता है, एक्सप्लोसिव आइटम है, ध्यान रखना है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? पता होगा बेटा गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मनुष्य में? 46 होती है, 46 होती है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से लिंग संलग्न रोग है। देखो लिंग संलग्न रोग कौन सा है इनमें से? ध्यान रखना, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, वर्णांतरा और ल्यूकीमिया। तो लिंग संलग्न रोग है वो वर्णांधता है, और ध्यान रखना इसकी वाहक है वो स्त्रियां होती हैं बेटा। ध्यान रखना कौन होती है वाहक? इसकी स्त्रियां होती हैं, और मेनली ये स्त्रियों में ही होता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सोयाबीन में देखो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें होता है? बेटा जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? सोयाबीन में होता है।
और सोयाबीन में 40% प्रोटीन होता है। कितने प्रतिशत होता है? 40% होता है बेटा। तो ध्यान रखना, कई बार यह भी पूछा जाता है प्रोटीन सबसे ज्यादा कहां होता है, तो सोयाबीन में कितने प्रतिशत होता है प्रोटीन? 40%। ध्यान रखना, कई बार आता है एग्जाम में कि सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है, तो कितना होता है? 40% होता है बेटा। इसके बाद चलिए आगे, एग्जैक्ट की बात करें बेटा, एग्जैक्ट तो 42% है लगभग, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन कितना है? 40% करेंगे बेटा। यहां पे आपके देखो जीके और जीएस के क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद अब हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे बेटा। देखो मैथ्स के क्वेश्चनों पे आओ। एक वस्तु 200 रुपए में खरीदी, 200 रुपए में खरीदी है और आपने कितने में बेची है? 198 रुपए में बेची। इधर देखो बेटा, क्रय मूल्य 200 और विक्रय मूल्य कितना है बेटा? 198। खरीदी 200 में, बेची 198 में। तो आप एक बात बताओ बेटा, हानि कितने रुपए की हो रही है? 2 रुपए की। कितने पे? 200 पे। प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में 0। कितना आ गया? 1% आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितने प्रतिशत होगा? 1% होगा। बात चलिए आगे चलते हैं बेटा। 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया गया, कोई धन है, और 11,360 रुपए 3 साल बाद लौटाया गया। तो इधर देखो, मान लेते हैं बेटा हमारे पास मूलधन 100 है, ब्याज की दर 16% है और समय 3 वर्ष है। एक बात बताओ बेटा, 16% की दर से 3 वर्ष का ब्याज 48 रुपए। आपने 100 रुपए उधार दिए, जो ब्याज लगकर 48 हो गए, तो आपके पास मिश्र धन कितना हो गया? 148। हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन कितना होगा बताओ? 113.60 रुपए मिश्र धन है। मिश्र धन के नीचे मिश्र धन आ जाएगा बेटा 148, जो ऊपर है वही नीचे आ जाएगा। ध्यान रखना, 1 वर्ष का ब्याज यदि 16 है तो 3 वर्ष का 16 48 रुपए हो गया। 16 48 रुपए हो गया ब्याज का। 100 रुपए आपने उधार दिया तो टोटल धनराशि 148 हो गई। 148 है, यहां टोटल कितनी है? 11,360। तो 11,360 में 148 का भाग दे देंगे। मूलधन ज्ञात करना है तो गुणा में 100। इसको काट पीट के देख लेना बेटा, सॉल्व करने पे 7675.67 ये आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। देखो बेटा 64 कितने का होता है? 8 का। 64 कितने का होता है? 8 का। और देखो कितने अंक के बाद है? पॉइंट 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद है, तो यहां पे कितने के बाद लग जाएगा? 3 अंक के बाद लग जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इसके बाद आइए, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। निम्न समीकरण में के किस मान के लिए शून्य होगा? देखो के किस मान के लिए शून्य नहीं है बेटा, इसका मतलब है के किस मान के लिए शून्य हल होगा? शून्य हल होगा, या फिर ध्यान रखना कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। देखो 3 कंडीशन है बेटा, बता देता हूं। पहला, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो यहां पे अनंत हल होंगे। ध्यान रखना अनंत हल होंगे। यदि a1 बटा a2 इजुकल टू b1 बटा b2 है, नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो यहां पे ध्यान रखना कोई हल नहीं होगा। नहीं। यदि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो इसका मतलब है एक अद्वितीय हल होगा। ध्यान रखना एक कैसा होगा बेटा? अद्वितीय हल होगा। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है, तो अनंत हल होंगे। और ये रेखाएं कैसी होंगी बेटा? समान। ये रेखाएं अनंत हल होंगे, ये रेखाएं संपाती होंगी, एक के ऊपर एक होगी इस तरीके से। तो बेटा अनंत हल इनके होंगे। इसके बाद दूसरी कंडीशन बनती है, a1 बटा a2 इजुकल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ऐसी कंडीशन आती है तो कोई भी हल नहीं होगा और रेखाएं समांतर होंगी। ध्यान रखना वहां संपाती और यहां पे रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। और यदि इस तरीके से आ जाए तो अद्वितीय हल होगा और रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। बेटा एक दूसरे को काटेंगी तभी तो एक हल मिलेगा, और रेखाएं समांतर है तो आगे बढ़ा के जाओ, नहीं काटेंगी कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो अब देख लो बेटा, ये कंडीशन लगाओ, यहां से k बटा 3 बराबर 2 बटा कितना है बेटा? ये 1।
कितना आ गया, k बटा 3 बराबर आ गया बेटा, देखो k बटा 3 बराबर 2/1, तो k बराबर 3 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 6। कितना आ जाएगा बेटा इसका राइट आंसर, 6 आ जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग क्या है, योग 26/5 है, तो संख्या होगी 100% बेटा। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आंख बंद करके नीचे की जो संख्या है उस पर टिक मार दो, वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 5। आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो हो गई आपकी डायरेक्ट ट्रिक। यदि क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं बेटा एक संख्या a है और उसके व्युत्क्रम का योग 1/a है, और ये कितना आ रहा है, 26/5। 26 इसको सॉल्व करो, यह आ जाएगा a² प्लस 1 अपॉन में a बराबर 26/5। तो यहां से देख लो बेटा a कितना है, 5, a² प्लस 1, a का मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25 और 1 26, तो a का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, मैथमेटिक्स है। फायदा बेटा मैथमेटिक्स का यही है, किसी भी क्वेश्चन को कहीं से पकड़ के आप खींच सकते हो। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, 3:4 बराबर 6:x। तो देखो इसको कैसे करेंगे बेटा, यहां पे 3/4 कर दो बराबर 6/x कर दो, तो 3x बराबर 6 गुणा 4, x बराबर 2 बार कट जाएगा, तो 4 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 36 में का वो क्या होगा, 8 होगा बेटा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, यदि 5 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 4 का औसत 12 है, तो 5वीं संख्या डायरेक्ट कर दो बेटा। 5वीं संख्या निकाल रहा हूं मैं डायरेक्ट, देखो कैसे, पांचों का औसत 20 है, पांचों का टोटल कितना हो जाएगा, 5 गुणा 20। 4 का औसत कितना है, 4 का औसत 12 है, तो 12 घटा दो, 20 पंजे 100 माइनस 48 कितना आ गया, 52 आ गया। तो 100 माइनस 48 कितना आ गया, 52। तो ध्यान रखना बेटा 5वीं संख्या कितनी होगी, 52। देखो 5 का टोटल है वो आपके पास 20 है, जो 5 का टोटल है 20 गुणा 5 है, बाकी जो 4 का औसत है वो 12 है, तो 12 चौका 48, 4 का योगफल हो गया, 5 का योगफल 100 हो गया, 100 में से 48 घटा देंगे, तो 5 संख्याओं में से 4 घटा दी, तो बची हुई एक संख्या है 5वीं, वो आपके सामने आंसर में आ जाएगी। इसके बाद चलिए आगे, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखो वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणा 7, 22 सत्ते कितना हो गया, 154 हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 154 होगा। इसके बाद चलिए आगे, राम और मोहन दोनों मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं। देखो राम और मोहन काम को 6 दिन में करते हैं, मोहन अकेला उस काम को 10 दिन में, मोहन अकेला काम को कर रहा है बेटा 10 दिन में। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लो बेटा, एलसीएम कितना आ गया, 30। ऐसी संख्या जिसमें 6 और 10 का पूरा पूरा भाग जाए। तो एक बात बताओ बेटा, बड़ी संख्या 10 है, 10 में 6 का भाग नहीं जा रहा, 10 में 2 का गुणा किया, 10 दूनी 20, 20 में भी देखो 6 का नहीं जा रहा, 10 में 3 का गुणा किया, 30। तो ये आपके पास यहां कुल काम निकल के आ जाएगा। राम और मोहन 6 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 5 काम, मोहन 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 3 काम। राम की बात करें बेटा, काम तो कितने करवाने, 30। राम और मोहन दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं, मोहन अकेला एक दिन में 3 काम करता है, तो राम अकेला एक दिन में 2 काम करेगा, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 15 दिन में। तो हम राम की बात करें, राम के द्वारा काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा। इसके बाद चलिए आगे, किसी राशि में 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 है, तो ब्याज की दर देखो बेटा, मूलधन मान लेते हैं 100 है, 4 वर्ष का ब्याज, ब्याज है बेटा 1/4 है, उस धनराशि का 1/5 है, 1/5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलो आप फॉर्मूला मत लगाओ यहां पे बिल्कुल भी। मान लो आपने मूलधन कितने रुपए उधार दिए, 100, 4 साल का ब्याज 1/5 है धनराशि का, धनराशि कितनी मानी है 100, तो बेटा कितना आ गया ब्याज, 4 साल का 20 आ गया। अब देखो बेटा 4 वर्ष का ब्याज 20 है 100 पे,
तो 1 वर्ष का कितना होगा, काट देंगे 4 से कितनी बार, 5 बार, तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी, 5% आ जाएगी। देखो बेटा ब्याज की दर का मतलब होता है 1 वर्ष का ब्याज प्रतिशत, मतलब 100 रुपए पर 1 वर्ष में कितना ब्याज लगा, तो 100 रुपए पर 1 वर्ष में ब्याज कितने रुपए का लग रहा है, 5 रुपए का लग रहा है। यही 5 रुपए आपके लिए क्या हो जाएगी, ब्याज की दर हो जाएगी। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन, इसको बैक से करते हैं सॉल्व। 2 हो गया, अब 7 और 2 9 हो गया बेटा, 9 का अंडर रूट प्लस 13, कितना आ गया बेटा, 13 प्लस 9, 13 प्लस 9 आ गया आपके पास। रुको बेटा, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, क्योंकि देखो बेटा ये 9 तो हो जाएगा, सॉरी 3 का, 9 हो जाएगा 3 का, तो 13 और 3 कितना आ गया, 16, और 16 कितने का होगा, 4 का। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्ट ट्रिक भी है बेटा। डायरेक्ट ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन को करने के लिए, कि 13 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या, देखो प्लस का चिन्ह है तो ठीक बड़ी वर्ग संख्या देखेंगे, माइनस का चिन्ह है ठीक छोटी, तो 13 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या 16 है, और 16 कितने की है, 4 की है, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लो, 4 2 का हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 9 3 का हो गया, फिर 13 और 3 कितना हो गया, 16, और 16 कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। 3/4 का, देखो बेटा 3/4 का मतलब गुणा 3/4 भाग देना है 3/4 का, तो बेटा देखो ये हो जाएगा 3/4 गुणा 3/4 गुणा 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3/4 ही बचेगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3/4 आ जाएगा बेटा। चलिए आगे, इसके बाद इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है। देखो आप चाहो तो ऑप्शन पे कर दो बेटा, ऑप्शन पे सेटिस्फाई करा दो। कैसे, 5x + 4 = 3x + 8। पहले हम बिना ऑप्शन के देख लेते हैं, बाद में ऑप्शन पे। x की टर्म एक साइड ले लो, 5x - 3x = 8 - 4, 5x - 3x = 2x, बराबर 8 में से 4 गए तो 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, आंसर इसका 2 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, 2। नहीं तो आप ऑप्शन में देखो बेटा, 5 × 2 + 4 करो, 5 दूनी 10, 4 14 आ गया, और यहां करेंगे बेटा 3 × 2 + 8, 3 दूनी 6 + 8, ये भी कितना आ जाएगा आपके पास, 14 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, बी होगा, 14 होगा। इसके बाद चलिए आगे, कौन सी राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 174 हो जाएगी। देखो एक बार, मूलधन मान लिया बेटा 100, दर आपकी 8% है, समय आपका 2 वर्ष है। एक बात बताओ बेटा, 8% की दर से 2 वर्ष का ब्याज 16, तो आपके पास जो मिश्रधन है वो कितना हो गया, 116। देखो मिश्रधन मतलब अमाउंट, प्रिंसिपल आपके पास 100 रुपए, 1 साल का ब्याज 8 है, 2 साल का हो गया 8 दूनी 16 रुपए, तो आपके पास मिश्रधन कितना हो गया, 116। अब आपसे पूछा है मूलधन, वैल्यू सिस्टम लगा दो बेटा डायरेक्ट। यहां 174 रुपए क्या है, मिश्रधन है, तो बेटा मिश्रधन 174 है, तो मिश्रधन के नीचे आपका मिश्रधन आ जाएगा। मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन कितना आ जाएगा, 100। काटो बेटा, 25 बार कट गया, 4 से 29 बार कट गया, 29 से 6 बार कट जाएगा, और 25 छिक्की कितना आ जाएगा आपका, 150 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150 रुपए। मान लो तुक्के लगाने वाली बात भी आ जाए बेटा, तो मिश्रधन 174 हो रहा है, तुक्का लगाना है, तो 200 तो होगा नहीं मूलधन, ब्याज लगाए भाई ना ही 175 होगा, मतलब 174 से छोटा ही होगा। तो आप तुक्का भी लगाओ तो इन दो में से कहीं एक पे ही लगाना, ये दो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। देखो मैथ्स में मैं तो यही कहूंगा तुक्का लगाओ मत, लेकिन चलो कई बार जब कंडीशन ऐसी आ रही है कि आपको पता है कि इन दो ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन ठीक हो सकता है, तो वहां आप ये काम जरूर कर सकते हैं भाई। बाकी मैथ्स कोई तुक्के वाला सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। बाकी सब्जेक्ट में फिर भी चल जाते हैं, लेकिन मैथ्स में तो कोई मतलब ही नहीं है तुक्के लगाने का। अब आओ, एक त्रिभुज एबीसी वृत्त के अंदर है जिसका केंद्र ओ है। देखो ये वृत्त है बेटा, ये इसका केंद्र है ओ, और केंद्र को वृत्त से ये ओ है, ठीक है। केंद्र को ध्यान रखना बेटा, वृत्त से जो केंद्र है ये आपका क्या कहलाता है, इसका व्यास कहलाता है। त्रिभुज एबीसी वृत्त के अंदर है जिसका केंद्र ओ है, बीसी भुजा में केंद्र है। देखो ये भुजा आपकी बीसी है जिसमें केंद्र है, अब आपकी ये त्रिभुज हो गया ए, ये आपका ए हो गया। अब देखो कोण एबीसी ये आपके पास 30 डिग्री है, 30 डिग्री। अब एक चीज ध्यान रखना, एक प्रमेय होती है बेटा,
अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ध्यान रखना, अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है? 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। तो बेटा ये देखो अर्धवृत्त में बना कोण है, क्योंकि ये आपका केंद्र है और ये बीसी भुजा पर ही केंद्र स्थित है, तो ये 30 है, तो ये 90 हो गया। तो ये कितना बचा बताओ? 180, तीनों भुजाओं का योगफल, 90 ये 30 ये, तो इनको जोड़ के घटा देंगे बेटा, तो 180 माइनस 120 बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ध्यान रखना, अर्धवृत्त के अंदर जो बना हुआ कोण है वो कैसा होता है? समकोण होता है। इसके बाद चलिए आगे। किसी कूट भाषा में स्टील को F को Y, T को X, E को G, A को H, L को O, तो लीस्ट को क्या लिखेंगे? तो देखो बेटा L को क्या लिखा है? O, F को क्या लिखा है? Y। तो पहले ही देख लो O Y, नहीं नहीं नहीं, ये तो इसका मतलब गलत दे दिया है। चलो दूसरा S T E A L, इसको क्या लिखा है? Y X G H O लिखा है। पूछा किसका है आपसे? L E, ठीक है, L E A F T। तो देखो बेटा L को क्या लिखा है यहां पे? देखो O लिखा है, E को क्या लिखा है? G लिखा है, A को क्या लिखा है? H लिखा है। तो इसमें यही देख लो बेटा OGH, चलो आ ही रहा है। F को क्या लिखा है? Y लिखा है, OGHYX, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। इसके बाद भिन्न शब्द याद कर। देखो साहस, डर, प्रेम, ये आपकी एक तरीके से भावना है। शत्रु, कोई भी एनिमी आपका हो सकता है। तो इसमें जो अन्य से भिन्न है वो आपका अन्य से भिन्न क्या होगा? शत्रु होगा। इसके बाद चलिए आगे। देखो 26, 3 गए, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3 और यहां भी 3 घटा दो, कितना रह जाएगा? 8। देखो रीजनिंग के अमूमन क्वेश्चन बेटा मैं पहले ही बता चुका हूं, इजी आते हैं। बाकी कई बार कोई एकाध क्वेश्चन आ जाता है डिफिकल्ट, बाकी अमूमन रीजनिंग के नहीं आते हैं। जैसे घड़ी कैलेंडर से भी आजकल क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो अब में जो अगले वाले पेपर हैं उनमें ध्यान रखना, घड़ी और कैलेंडर के क्वेश्चन जरूर लेके आऊंगा भाई। अब त्रिभुज, देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। पंचभुज, तो मैंने पिछले पेपर में एक फॉर्मूला बताया था, अंतः कोणों का योगफल होता है n-2 गुणा में 180। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 - 2 गुणा 180 करूंगा तो 180। तो पंचभुज में 5 - 2 गुणा में कर दो आप 180। 5 में से 3, 2 गए 3 और 180, 18 × 3 = 54, 540। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा क्या आ जाएगा? 540। तो यहां पर आपका देखो ये पेपर पूरा हो जाता है। और इन पेपरों को बेटा ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। मैं ये 50 पेपर की जो सीरीज लेके चल रहा हूं, आप एक बार ये सारे के सारे करो, निश्चित रूप से आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा।